Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for class 9 social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। बाकी आप ये देख सकते हैं क्लास 9th और 10th की ये टीम है जो आपको रेगुलर बेसिस पे अलग अलग वीडियो सब्जेक्ट के यहाँ पर प्रोवाइड करती है, ताकि आप सभी लोग अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में ज़रूर यहाँ पर कामयाब हों। तो हमारी एक सीरीज़ यहाँ पर चल रही है और इस सीरीज़ का आज हमारा एक आखिरी चैप्टर है जो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। और इसमें ये बेसिकली टर्म 2 एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आखिरी चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले मैंने हिस्ट्री के सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर दिए। इससे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी के और सिविक्स के, ठीक है, सभी जो ये चैप्टर्स हैं उनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है वो मैंने आपके साथ कर लिया है। अब क्योंकि आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन में एक चैप्टर आ रहा है इकोनॉमिक्स का जिसका नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, ठीक है, तो उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं आगे, तो उनके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टेस्ट पेपर सॉल्यूशन जो वीडियोस हैं वो आपको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। तो जिन्हें इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, है ना, या कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लगाने हैं, तो वो उन वीडियोस को देखकर, कुछ लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल यहाँ पर कराई गई है, तो आप उसको देखकर अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे उसमें 1 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन जब यहाँ पर आएगा तो आप उसको किस तरीके से यहाँ पर अप्रोच करो ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे, ठीक है। चलिए, इसी सीरीज में आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको NSSO का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO? अब ये NSSO है क्या भाई? देखिए, हमारे देश में जो भी यहाँ पर गरीबी होती है ना, पॉवर्टी होती है, उसको मेजर करने का जो भी अलग अलग सर्वे वगैरह यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं वो यहाँ पर NSSO के द्वारा किए जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम इसे यहाँ पर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि व्हाट इज द एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज, ठीक है। जो भी यहाँ पर ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर कितनी कैलोरी की यहाँ पर जो है वो आवश्यकता आपको देखने को मिलेगी। तो आपको रूरल एरिया का भी पता होना चाहिए, अर्बन एरियाज का भी पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखो कैलोरी रिक्वायरमेंट रूरल इंडिया में यहाँ पर पूछी गई है, तो मैं आपको सबसे पहले अर्बन के बारे में बता देता हूँ। अर्बन में जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है उसका नंबर है 2100, ठीक है। और रूरल एरियाज में जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 2400 कैलोरी, है ना। मतलब गाँव वाले इलाके में ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल वर्क जो होता है वो ज़्यादा होता है और मेंटल वर्क की तुलना में फिजिकल वर्क में जो है वो कैलोरी रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए 2400 कैलोरीज जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि व्हेन वाज मनरेगा लॉन्च्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले जो था ना इसका नाम था नरेगा, जिसको बोलते थे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर अगर आप देखेंगे तो 2009 में, है ना, इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया और इसको अभी हम यहाँ पर मनरेगा कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, जिसमें 100 दिन का रोजगार यहाँ पर पक्का होता है। तो याद रखिएगा नरेगा से मनरेगा जो है वो कौन से साल में हुआ था? ये 2009 में हुआ था। लेकिन नरेगा को यहाँ पर कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, बेसिकली देखो ये अब ये नहीं कहेंगे हम, है ना, कि सर ये तो मनरेगा पूछा गया है तो यहाँ पर तो आंसर 2009 होना चाहिए था। नहीं, वो स्कीम जो थी वो पहले नरेगा थी, अब उसको हम यहाँ पर मनरेगा बोलते हैं। तो मनरेगा के हिसाब से क्वेश्चन आएगा तो इसको कब लॉन्च किया गया था? सितंबर 2005 में इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया था, जिसमें जो भी अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, जिसमें किसी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको 100 दिन का रोजगार जो है वो यहाँ पर पक्का किया गया था। तो 2005 जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज NFWP मीन? ठीक है, NFWP का जो यहाँ पर फुल फॉर्म है वो आपको बताना है कि क्या होता है। तो इसको बोलते हैं नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। मतलब अगर आप काम करोगे तो यहाँ पर आपको जो खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर होती हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो इसको बोलते हैं नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जिसको NFWP यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में भी यहाँ पर पढ़ाया था, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉवर्टी? है ना, मतलब कि पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पर आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है ना, गरीबी का, वो देखने को मिलता है।
तो अगर आप देखेंगे तो सब सहारन अफ्रीका, सहारा क्या है कि एक मरुस्थल है, डेजर्ट है ना, आपको पता है कि अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। तो उसके आसपास वाले जो इलाके हैं एंड सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो सोवियत कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें अगर हम देखेंगे तो वहां पर क्या है कि थोड़ा ट्रेंड ऐसा है कि वहां पर गरीबी या तो बहुत कम नहीं हुई है या तो आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। तो केवल दो रीजन यहां पर आप देखेंगे, एक तो सब सहारन अफ्रीका है ना, अफ्रीका में बहुत गरीबी है और इसी वजह से अलग अलग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया अलग अलग तरीके से उन कंट्रीज की, उस कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो लोग हैं उनकी यहां पर मदद करने के लिए अलग अलग प्रोविजन यहां पर आपको स्टार्ट करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सब सहारन अफ्रीका और जो कुछ फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज हैं उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है कि वहां पर जो गरीबी है वो आपको लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है। Which state in India has focused more on the human resource development? Human resource development का मतलब यहां पर क्या हुआ कि ह्यूमन को रिसोर्स बनाना, उसके लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, एक तो यहां पर एजुकेशन और दूसरी बात यहां पर हेल्थ। आज के टाइम पीरियड पर अगर हम एजुकेशन के मामले में देखें, हेल्थ के मामले में देखें तो भारत का जो नंबर 1 स्टेट है वो है केरला, है ना। पी विजयन साहब जो है वो यहाँ पर आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे और केरला की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम आपको देखने को मिलती है। तो इन्होंने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा काम किया, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करना, हेल्थ अच्छा प्रोवाइड करना, ताकि जो गरीबी उस पर्टिकुलर स्टेट में व्याप्त है ना, मतलब आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलेगी, उस चीज को जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। तो केरला ने इस चीज के ऊपर यहाँ पर काम किया है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर केरला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर द पुअरेस्ट, ठीक है, मतलब गरीब देशों की अगर हम यहाँ पर लिस्ट बनाएं तो कौन से 2 स्टेट हैं जो आपको यहाँ पर गरीब देखने को मिलेंगे, तो वो है उड़ीसा और बिहार, ठीक है। उड़ीसा और बिहार जो है वो यहाँ पर गरीब स्टेट की सूची में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर ना बीमारू स्टेट भी हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बीमारू स्टेट भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कई सारे स्टेट हैं, जैसे ये स्टेट यहाँ पर आपको मिलेगा बिहार, ठीक है, फिर उसके बाद एम से यहाँ पर आपको मिलेगा एमपी, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, यूपी, ये सारे वो स्टेट्स हैं जहां पर आपको गरीबी थोड़ा बड़े स्केल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसे स्टेट्स को हम यहाँ पर बीमारू स्टेट जो है वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। बाकी आपको आंसर जो है वो उड़ीसा और बिहार यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ इज पॉवर्टी डिफाइंड बाई सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट जो है, सोशल साइंटिस्ट का मतलब क्या हुआ, देखिए साइंटिस्ट तो वो लोग होते हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं, है ना, लेकिन उसके ऊपर सोशल लगा दिया आगे, तो सोशल का मतलब है कि सामाजिक जो यहाँ पर वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। सो पॉवर्टी इज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट इन द फॉलोइंग वे, मतलब उनको डिफाइन करने के लिए वो गरीबी को देखते किस तरीके से हैं, ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा, वो पॉवर्टी को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनकम एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन आर द यूजुअल इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, है ना, कि मतलब इंसान यहाँ पर पैसे कितने कमाता है और उसको यहाँ पर अपने कंजम्पशन में खर्च कितना करता है ना। जैसे क्या है कि कोई आप जैसे यहाँ पर क्या है कि पैसे कमा रहे हो, ठीक है, तो इनकम तो है आपकी, लेकिन आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, है ना। हो सकता है कि आप पैसे कमा पा रहे हो लेकिन जो बाहर सामान मिल रहा है उस चीज को खरीदने में आप सक्षम नहीं है ना, मतलब आप कैपेबल नहीं हो कि मार्केट में जो चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं उनको आप यहाँ पर खरीद सको, है ना। तो इनकम और कंजम्पशन दोनों चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है कि आपको इनकम कितनी मिल रही है और आप चीजों को कंज्यूम कितना कर रहे हो, और अदर वर्ड्स में अगर हम यहाँ पर कहेंगे तो आप पैसे यहाँ पर जो है वो खर्च कितना कर रहे हो, ये दोनों चीजें जो है वो इंडिकेटर देखने को मिलेगी। लेकिन कई सारे सोशल साइंटिस्ट यहाँ पर ये बोलते हैं कि कुछ अदर पैरामीटर्स भी होते हैं जिनके बेसिस पे हमको गरीबी यहाँ पर देखना चाहिए, ठीक है। हमारे देश में जो इनकम और कंजम्पशन लेवल है इसके बेसिस पे ही गरीबी को यहाँ पर मेजर किया जाता है। सोशल जो साइंटिस्ट यहाँ पर हैं उनके द्वारा जो इंडिकेटर्स यहाँ पर बताए गए हैं उनको इग्नोर किया जाता है, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर भारत में जो गरीबी को मेजर करने की यहाँ पर विधि है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है उसमें कई बार क्वेश्चन मार्क लगता है कि भाई केवल इनकम पे और कंजम्पशन लेवल को ही ध्यान में रखकर क्या हम किसी गरीबी रेखा को जो है वो निर्धारित कर सकते हैं क्या, कि ये सही तरीका होगा या नहीं होगा। सो इसीलिए कुछ अदर पैरामीटर्स होते हैं जो यहाँ पर सोशल साइंटिस्ट जो है वो यहाँ पर बताते हैं, जैसे इलिटरेसी, है ना, मतलब कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर उसके बाद जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ठीक है, खाने पीने के लिए जो है वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जितना कैलोरी इंटेक होना चाहिए वो नहीं है। कैलोरी इंटेक तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि हमारे शरीर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में मिलने चाहिए। दाल चावल रोटी अगर हम रेगुलर बेसिस पे खाते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे शरीर में कई सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी यहाँ पर कमी हो जाए,
तो अब उस कमी को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कुछ दूसरे तरीके की डाइट भी यहाँ पर होना चाहिए। इसलिए क्या है कि जो हमारी डाइट हम यहाँ पर फॉलो करते हैं ना, उसको डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है ना। केवल अगर हम रोटी सब्जी है ना, दाल चावल यही चीज़ें रोज रोज यहाँ पर खाते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे शरीर में जो कुछ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको रेगुलर मात्रा में ना मिल पाए, जिसकी वजह से कई तरीके की बीमारी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझना है। फिर उसके बाद सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है ना, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई। तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए कि जो पॉवर्टी है उसको यहाँ पर मेजर करना चाहिए, ऐसा सोशल साइंटिस्ट यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है ना, तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है। ठीक है, उसको जरूर आप यहाँ पर जो है वो मेंशन करना कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सर हमें थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ना है, तो कई बार मैं देखता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये कहते हैं कि सर थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करिए, इसका कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर पढ़ाइए। तो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल दोज वीडियोस जिसमें मैंने आपको वन शॉट रिवीजन पढ़ाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, तो मुझे लगता है कि चीज़ें रिपीट होंगी फिर। तो ये मैं आप सभी लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग उस जो वन शॉट रिवीजन है उस वीडियोस को देख लो आप, है ना, उससे आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राइट वेरियस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जामिनेशन में आया है कि भारत में जो गरीबी यहाँ पर होती है उसके अलग अलग जो कॉसेस आपको देखने को मिलेंगे, कारण आपको देखने को मिलेंगे, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, 5 नंबर में आएगा तो 5 पॉइंट लिख देना, 3 नंबर में आएगा तो 3 से 4 पॉइंट लिख देना। अब उसके बाद पहला जो यहाँ पर कॉज है गरीबी का वो ये है कि द लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो आर्थिक यहाँ पर विकास होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमारे मार्केट में जो चीजें हैं, ठीक है, उनमें जो ग्रोथ हो वो यहाँ पर ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़्यादा हो, जो अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, लोगों की इनकम यहाँ पर इंक्रीज हो, है ना, लोग उसको यहाँ पर खर्च कर सकें, डिमांड सप्लाई के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस हो, तब हम कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। सो हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जॉब्स वगैरह क्रिएट नहीं हो पाई, इनकम लेवल जो है वो यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो पाया, और इसकी वजह से लोग यहाँ पर गरीबी में फंसते हुए आपको दिखाई दिए। फिर उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो भी यहाँ पर आपको एक रीजन देखने को मिलेगा, है ना, मतलब हमारे देश में क्या हो रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या जो वृद्धि है ना, मतलब जो पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी वो बड़े स्केल पर हो रही थी। अभी यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नहीं, है ना, लोगों को यहाँ पर जॉब वगैरह मिलेगी नहीं, फिर ऊपर से पॉपुलेशन अगर और भी बढ़ जाएगी तो आप ये कह सकते हैं कि कई सारे लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जाते हुए आपको दिखाई देंगे, और उनका जो जीवन होगा वो यहाँ पर क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको बताई गई है। फिर उसके बाद करप्शन इज ऑल्सो मेन रीजन ऑफ पॉवर्टी, है ना, कई बार क्या होता है कि अलग अलग तरीके की स्कीम्स जो हैं वो गरीबों के वेलफेयर के लिए यहाँ पर चलाई जाती हैं, लेकिन जब उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात आती है तो जो भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, है ना, या जो थोड़ा लो लेवल पर जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा सही तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता करप्शन की वजह से। तो ये भी एक रीज़न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गरीबों को यहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स के तहत यहाँ पर बेनिफिट मिलना चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर मिल नहीं पाती हैं। फिर उसके बाद मैनी सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, है ना, सामाजिक भी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, कि जैसे अगर मान लीजिए कि गांव वगैरह में कोई फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी की डेथ हो गई, है ना, तो उसके लिए एक फंक्शन करवाना है, शादी ब्याह में जो फंक्शन यहाँ पर होता है। इकोनॉमिक फैक्टर में जैसे छोटे छोटे जो किसान होते हैं, है ना, वो जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, उनसे पैसे यहाँ पर ले लेते हैं ताकि उनकी खेती वगैरह सही तरीके से हो पाए, लेकिन वो क्या है कि फिर वो उनके पैसे कभी वापस ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मनी लेंडर्स के हिसाब से उनका एक अलग तरीके का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा, तो फिर वो क्या होता है कि जीवन भर जो है वो उनके पैसे ही वापस करते हुए आपको दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो मेजर रीजन ऑफ पॉवर्टी, है ना, मतलब इसमें क्या है कि जो लैंड है, रिसोर्सेज में आप यहाँ पर लैंड को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होना था लैंड का और जो भी अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं उनका बराबर तरीके से होता तो सभी लोगों के पास लैंड जो है वो इक्वल अमाउंट में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर कई सारे जो किसान हैं उनके पास खेत जो है वो यहाँ पर बहुत कम है। जैसे अगर हम देखेंगे तो 100 लोग अगर हमारे देश में आपको देखने को मिलेंगे तो आज के टाइम पीरियड पर भी 70 किसान ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर का लैंड आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। तो हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े किसान नहीं है, हमारे यहाँ पर जो नंबर है वो छोटे किसानों का यहाँ पर ज़्यादा है ना। अब ये 2 हेक्टेयर से कम लैंड यहाँ पर होता है तो इसमें क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, नेचुरल कैलेमिटी यहाँ पर फेस करनी होती है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनका जीवन यही हो रहा है कि ये खेती करते हैं और उससे जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती है उसको साल भर खाते हैं, ठीक है, खुद की फैमिली यहाँ पर खा रही है,
कोई रिश्तेदार वगैरह आ गए उनको खिला दिया। तो इनसे क्या हो रहा है, इनका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम ही जनरेट नहीं हो रही है। तो इनकम जनरेट नहीं हो रही तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉवर्टी है उसमें ये ट्रैप में फंसते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से भारत में गरीबी आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि भाई कुछ पार्ट्स में जो यहाँ पर है गरीबी वो आपको लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इस बात को आपको जस्टिफाई करना है। तो देखिए, जब भी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना हो ना, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जो है वो सहमत हैं या नहीं है, है ना। आर यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट और नॉट। तो सिंपली यू कैन राइट यस, वी आर एग्रीइंग विद दिस स्टेटमेंट दैट पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले आपने एग्री कर लिया कि भाई हम इस स्टेटमेंट से जो है वो बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि कई पार्ट्स हमारे देश में और कई ऐसी भी आपको रीजन देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया में जहां पर गरीबी बड़े स्केल पर आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैसे वही लिखना है कि सब सहारन अफ्रीका में अगर आप देखोगे, ठीक है, अफ्रीकन नेशन पॉवर्टी हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, मतलब सब सहारन अफ्रीका में जो है वो पॉवर्टी यहां पर बढ़ी है। 1981 में अगर हम बात करेंगे, देयर वर 41% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, बट इन 2001 इट रोज टू 46%। सिमिलरली इन सम एक्स सोवियत कंट्रीज पॉवर्टी हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर कई चीजें आपको बताई गई हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो सब सहारन अफ्रीका के बारे में बात करी गई है। तो यहां पर ये याद रखिएगा कि इन 1981 देयर वर, ठीक है, ये लिख लेना आप, देयर वर 41% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, बट इन 2001 इट रोज टू 46%, है ना। मतलब पहले केवल 41% लोग थे जो गरीबी रेखा के नीचे थे, है ना। लेकिन 2001 में अगर हम बात करेंगे तो 46% हो गया। फिर उसके बाद सिमिलरली इन सम एक्स सोवियत कंट्रीज, ठीक है, पॉवर्टी हैज इंक्रीज। मतलब कि जो एक्स सोवियत का मतलब ये हुआ कि जो यूएसएसआर का पार्ट यहां पर थे, वहां पर भी अगर आप देखोगे तो गरीबी जो है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ये 3 नंबर में चीजें लिखने को आ सकती हैं। तो इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी आपके बुक में जो है वो ग्राफ वगैरह भी बना हुआ है, तो अगर आप ग्राफ वगैरह भी यहाँ पर बना दोगे तो फिर आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इतने में भी मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। उससे क्या होगा कि आपका प्रेजेंटेशन जो है वो और अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज बीपीएल, है ना। बीपीएल का पहले तो फुल फॉर्म भी याद रखना है। बीपीएल मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। जैसे क्या हुआ कि एक ये लाइन खींच दी मैंने, है ना, मैंने ये बोल दिया, मैंने यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर डिसाइड कर दिए। अभी इसके ऊपर जितने लोग होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एबो पॉवर्टी लाइन, और इसके नीचे जो है वो यहाँ पर क्या होंगे, वो आपको बिलो पॉवर्टी लाइन देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी लाइन को क्या कर दिया मैंने, डिफाइन कर दिया कि जिसकी इनकम इतनी होगी, जिसको इस तरीके से इतनी कैलोरी यहाँ पर मिल रही होगी, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। अब जिसको इतनी मिल रही है इसके ऊपर है ना, वो लोग यहाँ पर क्या होंगे, एबो पॉवर्टी लाइन होंगे। जो लोग उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे वो आपको बिलो पॉवर्टी लाइन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बीपीएल का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन। सो इट इज अ लाइन टू मेजर द पॉवर्टी इन इंडिया, इट मींस बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, मतलब भारत में अगर गरीबी को यहाँ पर मेजर करना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस लाइन का प्रयोग करते हैं, और इसका फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन इंडिया पर्सन इज कंसिडर्ड बिलो पॉवर्टी लाइन इफ ही इज या शी इज, दोनों चीजें हो सकती हैं, इफ ही और शी इज नॉट गेटिंग 2400 कैलोरीज इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कंजम्पशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई इंसान रूरल एरिया में रहता है या कोई इंसान अर्बन एरिया में रहता है, तो रूरल एरिया में रहने वाले इंसान अगर है तो उसको 2400 कैलोरीज, है ना, क्योंकि काम वगैरह करने के लिए जो डेली इंटेक यहाँ पर होता है खाने का, उसकी वैल्यू 2400 कैलोरीज होनी चाहिए। और अगर हम शहर में बात करेंगे तो 2100 कैलोरीज आपको देखने को मिलेगा, है ना। कारण क्या है, गांव में 2400, शहर में 2100, क्यों? क्योंकि गांव में जो फिजिकल वर्क होता है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब शहर में अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है ना, वो फिजिकल एक्टिविटीज में यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली 2100 कैलोरीज से उसको ज्यादा लगेगा। लेकिन अब मेजॉरिटी जो यहाँ पर सेक्शन है ना, उसको कंसीडर करके इस तरीके की जो वैल्यूज होती है उनको हम यहाँ पर फाइनल करते हैं। सो अगर 2400 कैलोरीज से यहाँ पर उसको कम कैलोरी मिल रही है, इसका मतलब कि वो गरीबी रेखा के नीचे है। और शहर में 2100 कैलोरीज है, तो उसके नीचे अगर यहाँ पर कैलोरी आप इंटेक कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप गरीबी रेखा के नीचे हो। ठीक है, इन ईयर 2000 इफ फैमिली वॉज अर्निंग बिलो 1640 रुपीज पर मंथ इन रूरल एरियाज एंड 2270 रुपीज इन पर मंथ इन अर्बन एरियाज, इट वॉज कॉल्ड लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब ये तो मैंने कैलोरी के बेसिस पे बता दिया, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर कोई फैमिली है ना, जो एक महीने का केवल 1640 रुपीज यहाँ पर अर्न करती है रूरल एरिया में,
और यहाँ पर 2270 पर मंथ जो है वो अर्बन एरिया में यहाँ पर अर्न करती है या इससे कम करती है, तो इसको कह सकते हैं कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, है ना। प्रैक्टिकल अगर हम यहाँ पर सोचें तो हम अपने देश में क्या कर रहे हैं कि गरीबी को किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं कि 1640 रुपीस के बेसिस पे ईयर 2000 में हम डिफाइन कर रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि आज के टाइम पीरियड पर चीज़ें जो हैं 1600 रुपये में क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो कई सारी फैमिलीज तो आप ये कह सकते हैं कि 1000 रुपये में उनका एक टाइम का खाना जाता है, ठीक है। मैंने कहीं सुना था, ठीक है, मैं कोई एडवर्टीजमेंट देख रहा था तो उसमें इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ किया गया था और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल स्टेटमेंट आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से क्या किया गया है कि भारत में जो गरीबी है ना वो यहाँ पर क्या है कि उसको डिफाइन यहाँ पर किया है ना, कि इतनी जो है वो कंडीशन हमने सेट कर दी है। इस कंडीशन के अगर ऊपर हो तो आप गरीब नहीं हो, इस कंडीशन के अगर आप नीचे हो तो आप गरीब हो, और अगर आप इसी कंडीशन पर हो, है ना, मतलब इतनी ही इनकम अगर आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पर मंथ के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या है कि सिचुएशन कहीं पर भी हो सकती है। हो सकता है कि आप नीचे भी जा सकते हो, गरीबी में भी जा सकते हो, या गरीबी से बाहर भी निकल सकते हो, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज NFWP, है ना। अभी इसका फुल फॉर्म हमने देखा था एक मार्कर में, अब यहाँ पर ये NFWP के ऊपर आपको थोड़ा सा 3 नंबर के हिसाब से इस आंसर को यहाँ पर लिखना है। सो NFWP होता गया है, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, NFWP इज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। इसको नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है वो हम यहाँ पर कहते हैं। इसको यहाँ पर क्या किया गया था, 2004 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2004 वही साल था जिस साल हमारे देश में सुनामी आई थी, है ना, 2004 में सुनामी आई थी। सो यहाँ पर क्या हुआ था कि 2004 में इसको लॉन्च किया गया था 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। देखो क्या होता है कि कई जिले ऐसे होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर क्या है कि जो आगे हैं, है ना। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, जैसे भोपाल की बात करें, भोपाल भी क्या है, मध्य प्रदेश का एक जिला है ना, लेकिन वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे और कई सारे जिले हैं जो बहुत पीछे हैं, है ना। तो वैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनको हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर कहते हैं, जहां पर डेवलपमेंट प्रोसेस की यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो इट इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को यहाँ पर चलाती है। दिस प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल पुअर who need employment. Food grains are given free of cost to state for this program, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि जो भी गरीब व्यक्ति है वो यहाँ पर क्या है कि इसमें इनरोल करेगा, इसमें काम करेंगे, और इसके बाद जो सेंटर है वो यहाँ पर क्या करेगा, स्टेट को जो है वो यहाँ पर फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, ताकि जो गरीब व्यक्ति हैं रूरल एरियाज वाले उनको यहाँ पर इसका बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इतना अगर आप लिख दोगे तो आपको 3 नंबर जो है वो पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन PMGY, ठीक है। अब जितनी भी अलग अलग तरीके की स्कीम्स आपके इस चैप्टर में यहाँ पर दी गई थी, सबके ऊपर मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में चीजें यहाँ पर बताई हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आप ये सोचोगे कि सर ये कहाँ से आ गया, किस तरीके से आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आपने या तो वन शॉट रिवीजन नहीं देखा है ना, या तो बुक में आपने इन स्कीम्स के बारे में पढ़ा नहीं है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ना वन शॉट रिवीजन वाला जो वीडियो है वो जरूर देख लो आप, है ना। करीब 1.5 से 2 घंटे के बीच में आपको उसका पूरा सेशन देखने को मिलेगा। उसमें सारी चीजें मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी हैं, और आपको बहुत कुछ वहां पर सीखने को मिल जाएगा, है ना। फिर इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाएंगे और आसानी से आप उनको अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। सो PMGY मतलब होता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। ग्राम का उदय करना, ग्राम का उदय कैसे होगा, जब हम वहां पर थोड़ा सा डेवलपमेंट वाला काम करेंगे। सो इसको भी 2000 में लॉन्च किया गया था। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। देखिए आज के टाइम पीरियड पर गांव में जो सबसे ज्यादा आवश्यक होती है किसी भी मनुष्य के जीवन में, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो यहाँ पर अमीर व्यक्ति हो, जो बेसिक चीजें यहाँ पर होती हैं उसको अगर हम देखेंगे तो एक चीज होती है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। एक हो गया आपका रोटी, एक हो गया आपका कपड़ा, और एक हो गया आपका मकान, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। फिर अगर हम इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसमें आपको एजुकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एजुकेशन भी आज के टाइम पीरियड पर बहुत जरूरी है। दूसरी बात हेल्थ जो है वो बहुत जरूरी है, आपको देखने को मिलेगा। फिर क्लीन वाटर यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना बहुत आवश्यक है। मतलब आज के टाइम पीरियड पर भी भारत के कई गांव ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आज के टाइम पीरियड पर रोड नेटवर्क जो है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। कई जगह पर क्या होता है कि रोड कनेक्टिविटी आपको अच्छी देखने को नहीं मिलती है,
जिसकी वजह से कई जगह से जो कनेक्शन है वो यहाँ पर आपको बड़े स्केल पर मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो जो भी यहाँ पर पॉपुलेशन रह रही होती है उनको कई सारी सर्विसेज जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें सेंटर जो है वो स्टेट की मदद करेगा ताकि हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, शेल्टर मतलब कि मकान से रिलेटेड, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करी गई है ना। फिर उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर हो गया। ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी अगर आप देखोगे तो जल जीवन मिशन यहाँ पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बहुत सारा काम किया गया है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो सरकार यहाँ पर क्या करेगी, केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद करेंगे ताकि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर डेवलपमेंट वाले जो काम है उनको थोड़ा सा बड़े स्केल पर यहाँ पर बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन AAY, है ना। AAY जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए AAY होता क्या है। इसको बोलते हैं अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना है, इसको अंत्योदय अन्न योजना कहते हैं। इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था सन 2000 में, दिसंबर 2000 में इसको लॉन्च किया। अंडर द स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द BPL फैमिलीज कवर्ड अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर आइडेंटिफाइड। मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये बोला गया है कि जो BPL फैमिलीज हैं, BPL फैमिलीज का मतलब क्या हुआ कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनमें करीब 1 करोड़ जो यहाँ पर फैमिलीज हैं उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया। और ये यहाँ पर क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं PDS, है ना। PDS का मतलब क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, सरकार यहाँ पर क्या करेगा कि आपको ना सब्सिडाइज रेट में, है ना, अलग अलग तरीके के जो ग्रेन्स होते हैं जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, फिर या फिर केरोसिन ऑयल वगैरह भी पहले यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था। तो वो सब चीजें सब्सिडाइज रेट में आपको प्रोवाइड होती हुई यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड एंड राइस एंड व्हीट इज गिवन देम एट वेरी लेस रेट्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अंत्योदय अन्न योजना। तो उसके तहत यहाँ पर जो है ये सारे के सारे बेनिफिट आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है कि अंत्योदय योजना जो है इसका यहाँ पर क्या पर्पस है और इसको किस पर्पस से लिए जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। व्हाट आर द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय द सोशल साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड पॉवर्टी। पॉवर्टी को समझने के लिए जो सामाजिक यहाँ पर वैज्ञानिक हैं उन्होंने कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनका यहाँ पर प्रयोग किया है। तो पहली बात यहाँ पर क्या है कि लेवल ऑफ इनकम्स एंड कंजम्पशन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एंड लिटरेसी लेवल। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या है कि ये एक अलग पॉइंट है। ठीक है, इसको अलग पॉइंट की तरह यहाँ पर जो है वो मेंशन करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो एक रिलेशन होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इलिटरेसी लेवल आपको देखने को मिलेगा इसको यहाँ पर देखा जाएगा। इलिटरेसी लेवल जो है वो एक अलग पॉइंट है। ठीक है, तो आप अभी के लिए यहाँ पर जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पर क्या है कि लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉमा लगा लो। फिर उसके बाद इलिटरेसी लेवल, है ना, कि भाई अगर आज के टाइम पीरियड पर लोग एजुकेट नहीं होंगे तो आप ये कह सकते हैं कि फिर तो काम ही नहीं बनेगा कुछ, है ना। फिर उसके बाद जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी डिस्कस किया था। हेल्थ केयर का एक्सेस कैसा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, साफ सफाई होना भी जो है वो बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर साफ सफाई नहीं होगी आसपास के एरिया में जहां आप रह रहे हो तो फिर यहाँ पर क्या है कि सिचुएशन और भी ज्यादा आपको खराब देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिसके मतलब जिनको हम इंडिकेटर के रूप में यहाँ पर यूज करते हैं। और इंडिकेटर से यहाँ पर क्या होगा कि सोशल साइंटिस्ट जो है वो गरीबी को यहाँ पर समझ पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बस यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है वो कॉमा लगा लीजिएगा तो इलिटरेसी लेवल जो है वो एक अलग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, लेकिन उससे पहले ना एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आप ना इसके ईयर याद रखना कि जो ये अंत्योदय अन्न योजना है ये कब स्टार्ट किया गया था। ये सन 2000 में स्टार्ट किया गया था, है ना। 1 मार्कर में आपसे ये ईयर्स जो हैं वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना देखेंगे तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है ये भी सन 2000 में स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद यहाँ पर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है ये 2004 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये 2004 हो गया। तो ये छोटे छोटे सी जो चीजें हैं ना वो आपको ध्यान रखनी है ना, इसमें गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी जो है इसका क्या मीनिंग होता है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देखो वल्नरेबल जैसे हम कभी बोलते हैं ना कि यार ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो यहाँ पर क्या है कि ये बहुत वल्नरेबल है ना। तो वल्नरेबल जब हम किसी को बोलते हैं ना तो किसी चीज के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो पर्सन है या ये जो फैमिली है या यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ये लोग बहुत वल्नरेबल हैं। किस चीज के लिए, गरीबी के लिए। कैसे वल्नरेबल है, मतलब इसमें ये बोला जाता है कि जब हम किसी के रिस्पेक्ट में अगर हम वल्नरेबिलिटी यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं किया गया
तो ये लोग क्या है कि गरीबी में फंसते हुए दिखाई देंगे। अब जैसे कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, है ना, वो लोग क्या है, वो वल्नरेबल हैं। किसके लिए? जो सुनामी वगैरह यहाँ पर आती रहती है ना, जो अलग अलग चीजें जो आपको देखने को मिलेगी जो समुद्र से रिलेटेड हैं, उसके लिए उनकी वल्नरेबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं। कभी इन फ्यूचर यहाँ पर सुनामी वगैरह आ जाएगी तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो वही बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी। तो जो वल्नरेबिलिटी है पॉवर्टी के लिए, उससे आप क्या समझते हो? तो इसका मतलब सिंपल है कि इट मीन सम कम्युनिटीज और सोशल ग्रुप्स आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी देन अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि अगर इनके ऊपर यहां पर फोकस नहीं किया गया तो बाकी जो लोग हैं उनकी तुलना में ये लोग यहां पर क्या है कि ये लोग गरीबी के ट्रैप में यहां पर फंसते हुए आपको दिखाई देंगे। या तो कुछ नए लोग गरीबी में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, या जो पहले गरीबी में थे वो और ज्यादा टाइम तक आपको गरीब रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर कहलाती है। जैसे एससीज हो गए, एसटीज हो गए, है ना, ओबीसीज हो गए, आर ऑल्सो वल्नरेबल टू पॉवर्टी। मतलब कि इसमें से अगर हम देखेंगे तो एससी और एसटी कम्युनिटी जो आपको देखने को मिलेंगी, ये ज्यादा वल्नरेबल आपको देखने को मिलती है। देखिए, हमारे समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। कई सारे एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पर क्या है कि स्केल बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया है ना, उन्होंने अपनी लाइफ को काफी बदल लिया है। लेकिन कई सारे लोग, अगर आज भी हम देखेंगे, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन वो यहाँ पर क्या है कि वो गरीबी रेखा में अपना जीवन यहाँ पर जो है वो व्यतीत कर रही है। क्यों? क्योंकि वो पहले से उनके साथ यहाँ पर उनको दबाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही थी। ठीक है, These communities or people such as member of the backward classes and widows और handicapped person are more vulnerable to poverty, है ना। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे कोई यहाँ पर क्या है कि ऐसी कोई महिला है जिसके हस्बैंड की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, या कोई हैंडीकैप्ड पर्सन होता है ना, ये सब लोग क्या है कि ये ज्यादा वल्नरेबल है पॉवर्टी के, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे पहले हो सकता है कि कोई फैमिली ऐसी हो जहां पर जो महिला थी वो यहाँ पर क्या है कि वो हाउस मेकर थी, है ना, घर का सब जो काम वगैरह होता था उसको यहाँ पर करती थी, है ना। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो अब जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो कौन फुलफिल करेगा, है ना। या जो हैंडीकैप्ड पर्सन यहाँ पर होता है, दिव्यांगजन जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी, तो वो लोग यहाँ पर क्या होते हैं कि वल्नरेबल आपको देखने को मिलेंगे। सो दीज ग्रुप्स आर ऑलवेज इन अ डेंजर एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी और डिजास्टर। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर कभी कोई डिजास्टर आएगा, कोई भी कैलेमिटी यहाँ पर आएगी, तो हो सकता है कि इनके ऊपर जो है वो ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर पड़े और वो उस इंपैक्ट से बाहर ही ना निकल पाए, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन ने यहाँ पर क्या किया कि कोई घर बनवाया, है ना, जितनी भी उसने आज तक कमाई करी थी वो सारी पूंजी उसने लगा दी उस घर को बनाने में। लेकिन क्या हुआ कि फिर सुनामी आया जिसकी वजह से वहां पर क्या है कि घर खराब हो गए, है ना, घर टूट गया। तो अब दोबारा वो उस चीज को जो है वो नहीं कर पाएंगे, और जितना भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था जिससे वो घर बनवाया था वो सब भी चीजें यहाँ पर खराब होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसी जो सिचुएशन यहाँ पर होती है उसको हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ वर द ब्रिटिश पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या किए कि खूब मजे लिए भारत देश में, और भारत देश की जो सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनको यहाँ पर खराब करके चले गए। तो ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी वो किस तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कि भारत में गरीबी आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। अगर हम देखेंगे तो एक, अगर यहाँ पर ऐतिहासिक कारण हम देखें जिसकी वजह से हमारे देश में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, मतलब जो आर्थिक विकास होना चाहिए, जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे देश में होनी चाहिए, उस बड़े स्केल पर आपको होती हुई नहीं दिखाई दी। तो इसका रीजन यहां पर क्या है कि इसका रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो केवल किस लिए यहां पर भारत में आया था, ताकि उनका विकास हो सके, है ना। वो इसलिए नहीं आया था कि हम भारत को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, तो उस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए वो यहां पर आए थे। और इसीलिए उनकी जो पॉलिसीज यहाँ पर थी ना, वो यहाँ पर क्या थी, वो प्रो इंडियन जो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली पॉलिसीज होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिली। उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि भाई जो भी हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे, जो हाथ वगैरह से बुनना वगैरह वाला काम हम करते थे, है ना, उसके बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह होती थी उनको पूरी तरीके से जो है उन्होंने यहाँ पर बाइकआउट किया, उनको यहाँ पर पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया, है ना। उनका कहना ये था कि हम क्या करेंगे भाई, हम भारत से जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे और उस रॉ मटेरियल को इंग्लैंड लेकर जाएंगे, इंग्लैंड में हम क्या करेंगे, कपड़े बनाएंगे, उसको भारत में लेकर आएंगे, और भारतीयों को हम यहाँ पर इंसिस्ट करेंगे कि आप ये घर जो है, ये जो कपड़े हैं वो यहाँ पर खरीदिए। अगर वो हमारे देश में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डेवलप करते, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है उसको यहाँ पर प्रमोट करते, तो हो सकता है कि कई सारी जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो यहाँ पर क्रिएट होती, है ना। लेकिन ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उनकी वजह से ये सब चीजें यहाँ पर खराब हो गई। द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया वर वेरी मच एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स, मतलब कि भारत में जो यहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनका जो है वो शोषण किसने किया,
वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर किया, और इसी वजह से एक हिस्टोरिकल रीजन भारत में जो गरीबी का है उसमें हम ब्रिटिशर्स को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जो है वो मान सकते हैं। ठीक है, फिर जब वो यहाँ से चले गए तो चीज़ों को डेवलप करने में जो है वो धीरे धीरे टाइम लगा, है ना। हमने 5 ईयर प्लान वगैरह के ऊपर काम किया, अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाया। फिर 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पहले क्या होता था कि हम सोशलिज्म की राह पर चल रहे थे, है ना। सोशलिज्म मतलब सरकारी चीजें जो है वो केवल समाज में आपको देखने को मिलेगी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह थी वो सब यहाँ पर नहीं होती थी, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो नहीं होते थे। फिर इनको समझाया गया। फिर क्या हुआ कि PV नरसिम्हा राव जी की अध्यक्षता में, उस टाइम पर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके ऊपर हमने फोकस किया। प्राइवेट प्लेयर यहाँ पर आए, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह यहाँ पर बढ़ा, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी ओपन हुई और भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बड़े स्केल पर आपको देखने को मिला। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाउ वर द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉवर्टी इन इंडिया, है ना। जो भी यहाँ पर सामाजिक, फिर उसके बाद सांस्कृतिक और आर्थिक जो फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भारत में गरीबी को बढ़ाने में, है ना। मतलब जो भारत में गरीबी बढ़ी है तो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो यहाँ पर कारणस हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप बात करिए। सो अगर हम देखेंगे तो हमारे समाज में कई सारी चीजें ऐसी हैं, कई सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि गरीबी के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, सोशल ऑब्लिगेशंस का मतलब है कि ये तो करना ही पड़ेगा आप, नहीं तो समाज क्या कहेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर समाज जो है वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क लगाएगा कि तुमने ये काम जो है वो यहाँ पर नहीं किया। एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, द पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, मतलब आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके की रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, है ना। शादी ब्याह हो गया, ठीक है, किसी की डेथ हो गई तो उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारी रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भोज वगैरह भी यहाँ पर किया जाता है जिसमें खाने के लिए लोगों को इन्वाइट किया जाता है। सो ये सब चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर कोई इंसान यहाँ पर क्या है कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन अगर बढ़िया है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। लेकिन अब क्या है कि ये सोशल ऑब्लिगेशंस हैं। सोशल ऑब्लिगेशंस का मतलब ये हुआ कि आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज में ये सब चीजें बहुत टाइम से चली आ रही हैं। तो चाहे तुम गरीब हो चाहे अमीर हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत गरीब व्यक्ति होता है ना वो और ज्यादा गरीब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें खर्चा आएगा, है ना। और आज के टाइम पीरियड पर जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो महंगाई जो है वो बड़े लेवल पर आपको देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से क्या है कि खर्चा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इसकी वजह से क्या है कि वो लोग और गरीबी में जाते हुए आपको देखने को मिलते हैं। कुछ जो छोटे फार्मर्स होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि यार इतने सारे बैंक हमने खोल दिए हैं, है ना, फार्मर्स को जो है वो बैंक में जाना चाहिए, है ना, वहां से लोन लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वो टीवी में देखना आसान होता है ना, कि टीवी में एडवर्टीजमेंट आ गया, मोबाइल ओपन किया और 2 बार ऐसे क्लिक किया और आपको 5 लाख रुपए का लोन मिल गया। ऐसे लोन नहीं मिलता है, ठीक है। आप वहां पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोन लेने के पीछे कितनी जो है वो यहाँ पर भागा दौड़ी करनी पड़ती है। आजकल तो क्या है कि वो अपने अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐड दिखा देंगे, है ना, कि घर बैठे हैं, वो मैच आने वाला है IPL का, तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाना था या लोन लेना था तो आपने यहीं से मोबाइल ओपन किया और 2 बटन दबाए और लोन मिल गया, ठीक है। ऐसे लोन मिलने लग जाता है ना, तो स्थिति जो है वो बहुत गंभीर हो जाती है। और हमारे देश में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब होता है NPA का मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपने 100 रुपए यहाँ पर उधार लिए, किससे, बैंक से, ठीक है। अब बैंक ने यहाँ पर क्या कर दिया, आपको 100 रुपए उधार दिए। अब बैंक यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई इसको 100 रुपए उधार दूंगा तो जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा, कौन सा इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा उससे मुझे 215 रुपए मिलेंगे टोटल, है ना। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 100 रुपए लिए थे, 215 रुपए मिले, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था, वो 100 रुपए था, और आपको जो इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ा वो कितना देना पड़ा, 115, है ना। ये यहाँ पर क्या है कि बैंक ने सोचकर आपको लोन दिया था। लेकिन अब ये 115 तो भूल जाए बैंक, है ना। जब भी हम यहाँ पर NPA की बात करते हैं तो 115 तो भूल जाओ, है ना। यहाँ पर क्या है कि बैंक ये सोच रहा है कि भाई हमको कम से कम हमने जो 100 रुपए दिए थे वही मिल जाए। क्यों? क्योंकि पिछले 90 दिनों से, है ना, मतलब 3 महीनों से जो है वो यहाँ पर क्या है कि कोई भी पैसा जो है वो रिटर्न नहीं किया गया। जैसे EMI होती है ना, EMI का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को EMI का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर पता है। तो क्या होता है कि 3 महीने से कोई भी जो इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पर जमा नहीं करी गई है। तो ऐसे जो सारे के सारे केस होते हैं ना, उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में 2-3 बैंक को पकड़कर मर्ज कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग बैंक जो है वो यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा था। तो इसीलिए क्या हुआ कि 2-3 बैंक को हमने पकड़ा
और सबको मर्ज कर दिया, ठीक है। तो हमारे देश में जो यहाँ पर टोटल बैंक्स हैं उनका नंबर भी अब आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कारण है। सो अब यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल फार्मर्स जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, उनको बहुत सारी चीजें खरीदनी होंगी, जैसे बीज खरीदने हैं, है ना, फर्टिलाइजर खरीदने हैं, पेस्टिसाइड वगैरह खरीदने हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी चीजें होती हैं उनको पैसे की आवश्यकता है। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, ठीक है, दे बोरो। अब उनके पास क्या है कि सेविंग्स नहीं होती हैं, है ना। जैसे मिडिल क्लास फैमिली देखोगे या रिच फैमिलीज देखेंगे तो उनके पास सेविंग्स वगैरह होती है कि भाई पैसे जो है वो सेव करना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि जब हम पैसे सेव करते हैं और हमारे जीवन में कभी डिफिकल्ट टाइम यहाँ पर आता है, तब वो जो पैसे आपने सेव करे ना वो चीजें आपको यहाँ पर बेनिफिट पहुंचाएंगी, है ना। मतलब जैसे एक बहुत अच्छा कोटेशन मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि द सेविंग मनी, जो सेव्ड मनीज होती है ना, वो यहाँ पर क्या करती है कि जब आप स्ट्रगलिंग डेज आपके होते हैं तब यहाँ पर आपको रियल वैल्यू जो आपने मनी सेव करी हुई है वो यहाँ पर आपको समझ में आती है, ठीक है। ऐसा एक कोटेशन था। सो अनेबल टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। अब क्या होता है कि ये लोग जब यहाँ पर पैसे बोरो करेंगे तो कहाँ से करेंगे, मनी लेंडर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होते हैं कि जैसे जमींदार वगैरह होते हैं, है ना, जिनके पास बहुत जमीन होती है, उनसे पैसे लेकर आते हैं। तो अब तो क्या है कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी ठीक हो गई है। अदरवाइज आपने यहाँ पर क्या किया कि किसी जमींदार से जाकर जो है वो पैसे उधार ले लिए ना, तो जीवन भर, मतलब आप, आपके बेटे, उनके बेटे, सब लोग जो है वो उनके पैसे ही वापस करते रहते हैं और जीवन भर जो है उनके पैसे वापस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस ही नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद क्या होता है कि वो पैसे वापस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब है ना। और कभी मान लीजिए कि किसी की खेती है और एकदम से क्या हुआ कि बारिश नहीं हुआ, ड्रॉट हो गया, है ना, या बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि भूकंप आ गया, तब तो क्या है कि तब तो आप ये समझ सकते हैं कि उधार लेकर आपने खेती करी थी और खेती से कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तब तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। सो दे बिकम विक्टिम ऑफ इंडेप्टनेस। वही बात मैंने आपको बताई कि वो यहाँ पर क्या होगा कि फिर जीवन भर जो है वो उधारी चुकाते रहते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से भारत में जो गरीबी है वो बड़े स्केल पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं कि कई लोग, मैंने एक चीज ये भी देखी है समाज में कि कई लोग क्या करते हैं कि कई, अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन है ना, तो फंक्शन में क्या करेंगे कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि हम क्या करेंगे कि ये फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या हम अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, या हम अपने बेटी की शादी कर रहे हैं, तो हम ऐसी शादी करेंगे कि आसपास का जो पूरा 10-15 कॉलोनी है ना वो सब देखेगी कि यार सन 2022 में एक शादी हुई थी, ठीक है, जो आज भी हमारे दिमाग में ताजा है, ठीक, समझ रहे हो आप। तो ऐसा करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे वो हिंदी में कहावत है ना कि भाई देखिए, आदमी को टांग उतनी फैलानी चाहिए जितनी बड़ी चादर हो, है ना, नहीं तो क्या होगा कि टांग बाहर निकल जाएगी। तो फिर क्या होता है कि ऐसे केस में ना टांग बाहर निकल जाती है, और फिर क्या होता है कि फिर आप रीपेमेंट यहाँ पर करते रहते हैं जो लोन वगैरह है, तो उससे आपकी लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पर खराब होती है। और लाइफस्टाइल खराब हो जाएगी एक बार, तो फिर क्या होगा कि आप गरीबी की ट्रैप में यहाँ पर फंस जाओगे, और फिर लोग यहाँ पर बिक गए भाई साहब, है ना। आपने नाम सुना होगा विजय माल्या, ठीक है, वो बाहर ही है, इंडिया से हैं लेकिन वो बाहर ही रह रहे हैं, ठीक है। और भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनको पकड़कर जो है वो इंडिया में लाया जाए। नीरव मोदी, ठीक है, ललित मोदी, काफी सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाउ आर द इनकम डिस्पैरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। इनकम डिस्पैरिटीज की बात हो रही है ना। इनकम डिस्पैरिटीज का मतलब क्या हुआ कि सेम तरीके की इनकम ना मिल पाना, ठीक है। सो अनदर फीचर ऑफ हाई पॉवर्टी रेट्स हैज बीन ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज या इनकम डिस्पैरिटीज, एक ही बात है, या तो इनइक्वालिटीज बोल लो या डिस्पैरिटीज बोल लो। आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि एक मेल है, ठीक है, एक फीमेल है, ठीक है, दोनों चीजें आप देख सकते हैं। इसको हमने यहां पर बोल दिया मेल, एक मैंने बोल दिया फीमेल। हमारे समाज में क्या है कि पुरुष प्रधान सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी। आज के टाइम पीरियड पर हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, और कहीं ना कहीं बड़े स्केल पर जो है इस चीज के ऊपर काम भी यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो जीवन भर से चला आ रहा है ना, जो सदियों से ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, वो चीजें एकदम से चेंज नहीं होंगी। आज के टाइम पीरियड पर भी अगर मान लीजिए कि कोई मेल है वो 8 घंटे काम करता है, कोई फीमेल है वो भी यहाँ पर 8 घंटे काम करती है, छोटे लेवल पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इनको 8 घंटे काम करने के 1000 रुपए मिल रहे हैं, है ना। तो महिलाओं को जो है ना वो 1000 रुपए, बड़े कम ऐसे केसेस होते हैं जहां पर 1000 रुपए मिलेंगे, इनको 600 रुपए में काम चला दिया जाएगा या 700 रुपए में काम चला दिया जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है कि समाज में ना इनकम इनइक्वालिटीज जो है वो यहां पर क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि इनकम इनइक्वालिटीज को अगर हमको यहां पर समझना है तो एक पॉइंट हमको ये भी देखना है कि जो लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि जब रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने बात किया था तो जो लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जो यहाँ पर क्या है कि जो सामंत लोग थे, है ना, जो नोबल्स थे, उनसे यहाँ पर जो लैंड है उसको ले लिया गया और किसानों में जो है वो यहाँ पर बांट कर दिया।
तो हमने क्या किया कि हमने भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी, लेकिन अब वो क्या होता है कि जहां चाह वहां राह, ठीक है, किसने चाह लिया उसने काम कर लिया। वेस्ट बंगाल वगैरह में अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ, लेकिन कई जगह पर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पर लैंड्स का होना चाहिए था वो सही तरीके से नहीं हुआ। अभी यहाँ पर क्या होगा कि किसी के पास 10 एकड़ लैंड है और किसी के पास एक ही है, तो 10 वाले को तो ज्यादा इनकम होगी ना, तो सीधी सीधी बात यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं। सो अगली बात बताई जा रही है, डिस्पाइट मेनी पॉलिसीज वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल द इश्यूज इन द मीनिंगफुल मैनर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह बनाई हैं, लेकिन हम इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको अच्छी तरीके से टैकल नहीं कर पाए। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स विच एम टू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स in rural areas has not been implemented properly and effectively by most of the state governments। ठीक है, तो हमने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करी कि लैंड में जो है वो यहाँ पर रिफॉर्म किया जाएगा, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया कि इसके ऊपर जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं किया, तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो आप इनकम डिस्पैरिटीज या इनइक्वालिटीज जो है उनके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर देखते हैं। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट यहां पर आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन सुनते टाइम अलग अलग तरीके की चीजें दिमाग में आने लग जाती हैं, है ना, जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं ये जानना बहुत जरूरी है, तो उन सभी क्वेश्चंस को भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, बिकॉज मैं आप सभी लोगों का कमेंट जो है वो यहाँ पर पढ़ता हूँ, तो जो भी मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, या जो लगेगा कि यार ये अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको मैं फिर आगे वाले हमारे सेशंस में जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर कवर करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है कि डू यू थिंक दैट प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट, है ना, इसका सिंपल आंसर है नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर केवल अगर आप इनकम और कंजम्पशन के बेसिस पे यहां पर बात करोगे कि गरीबी रेखा हम डिसाइड कर लेंगे, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी, है ना, तो वही सिंपल लिखना है नो, द प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट, कि जिस तरीके से गरीबी रेखा को डिफाइन करने के लिए एक प्रॉपर मेथड यहां पर होनी चाहिए वो चीजें यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज बेस्ड ओनली ऑन इनकम एंड कंजम्पशन लेवल विच इज नॉट करेक्ट, कि भाई लोगों की इनकम यहां पर कितनी है और लोग यहां पर कितना कंज्यूम कर रहे हैं, इसके बेसिस पे यहां पर क्या हो रहा है कि आप जो है वो डिफाइन कर रहे हो गरीबी को, है ना, जो बिल्कुल सही नहीं है। सो इट डज नॉट शो द एक्चुअल पॉवर्टी एंड इनकम लेवल, द कॉन्सेप्ट एंड इंडिकेटर गिवन बाय द सोशल साइंटिस्ट आर इनकोड। ठीक है, मतलब इग्नोर यहां पर बोला गया, जैसे इलिटरेसी, फिर उसके बाद यहां पर क्या है कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, फिर उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूड करते हुए आपको देखने को मिलना चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि भारत की जीडीपी जो है वो एकदम सबसे आगे बढ़ रही है ना, हम बहुत जल्दी जो है वो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर आ रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि बस एकदम खुश हो जाते हैं, है ना, कि भारत की जीडीपी जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी देश का जो रियल डेवलपमेंट होता है ना, वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पर कैपिटा इनकम के ऊपर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पीसीआई, है ना, पर कैपिटा इनकम। अब हमारे देश में यहां पर क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो व्यक्ति अमीर है ना, वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो यहाँ पर गरीब है वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, उनकी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर बहुत खराब हो रही है। अब जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर अमीर है, उसने अपना बिजनेस वगैरह और अच्छी तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ा लिया, तो जीडीपी इससे भारत की तो बढ़ेगी ही, है ना, लेकिन जो एक्चुअल डिटरमाइन हम यहाँ पर कर सकते हैं कि भारत में कितना विकास हो रहा है, वो पर कैपिटा इनकम से यहाँ पर हो रहा है। भारत अगर मान लीजिए कि जीडीपी के केस में 10वें नंबर पर है, उस टाइम पर कैपिटा इनकम जो थी वो 1,000 रुपए थी, है ना, अब यहाँ पर चौथे नंबर पर आ गया है, और अभी भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1,000 पर है। तो यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पर ग्रोथ होनी चाहिए वो तो हुई नहीं ना, क्योंकि जब 10वें नंबर पे था तब भी पर कैपिटा इनकम। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली है, वहां पर 1,000 रुपए लोग यहाँ पर कमाते हैं, है ना, 5 लोग हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने टोटल जो यहाँ पर काम किया 1,000 रुपए उस फैमिली में यहाँ पर आता है। अब उस फैमिली में 5 मेंबर हैं, ठीक है, तो सब लोगों ने कितने कितने रुपए कमाए? 200 रुपए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम यहाँ पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हम अपने नेशनल लेवल पर निकालें, है ना, तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, ये हो गया आपका नेशनल इनकम, और इसको यहां पर क्या कर दो, हमारे देश की जो भी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये रहा पॉपुलेशन, इससे हमने डिवाइड कर लिया, तो इससे यहां पर क्या आ गया? ये आ गया आपका पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो इससे निकलता है पर कैपिटा इनकम। सो पर कैपिटा इनकम जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। सो इसीलिए यहाँ पर क्या करना है कि हमको थोड़ा सा सोशल साइंटिस्ट ने जो यहाँ पर चीजें बताई हैं इनको थोड़ा सा इंक्लूड करने की आवश्यकता है, तब यहाँ पर क्या है कि पॉवर्टी को हम सही तरीके से डिफाइन यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर? अभी क्या है कि पुअर है ना, अब इस पुअर फैमिली में, जैसे मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, पुअर फैमिली, अब इस पुअर फैमिली में भी अगर आप देखोगे ना,
तो इस पुअर फैमिली में भी आपको कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा पुअर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक फैमिली है जो गरीब फैमिली है, गरीब फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा करीब हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं पुअरेस्ट ऑफ पुअर, पुअरेस्ट ऑफ पुअर। तो अब आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो ये पुअरेस्ट ऑफ पुअर है वो यहां पर क्या है? सो देयर इज ऑल्सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली, है ना। अब फैमिली के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या होता है कि इनकम की जो इनइक्वालिटी है वो आपको देखने को मिलती है। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर बट सम सफर मोर देन अदर्स। ठीक है, जो भी गरीब फैमिली है वहां पर क्या है कि सभी लोग सफर करते हैं, सभी लोगों को यहाँ पर दुख पीड़ा दर्द यहाँ पर होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर क्या है कि ज्यादा सफर करना पड़ता है। जैसे आपकी बुक में जो है वो एक स्टोरी भी लिखी हुई है ना। जैसे महिलाएं हो गई, है ना, महिलाएं अगर क्या है कि घर का काम कर रही हैं, ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है, जैसे आज के टाइम पीरियड पर क्या होता है कि गांव वगैरह में अगर आप देखोगे बेटी को क्या ही करना है पढ़ाकर, उसकी शादी करेंगे, अब शादी में पैसा दें कि एजुकेशन में पैसा दें, शादी करके दूसरे ही घर तो यहाँ पर जाएगी। आज भी ऐसी मेंटालिटी के लोग, ऐसे माइंडसेट के लोग हमारे समाज में देखने को मिलेंगे, है ना। चीजें परिवर्तित हो रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो जब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि स्किल डेवलपमेंट नहीं करा रहे हो, लोगों को ये लगता है कि अरे पढ़ाई करके क्या करेंगे, 12th क्लास के बाद जो है वो हमको जॉब लग जाए, है ना। तो जॉब लग जाएगी, ठीक है, लेकिन वो जो जॉब का लेवल होगा आपका ना, वो यहाँ पर क्या होगा, उससे आपकी जो इनकम होगी वो ना हमेशा डिफाइन हो जाएगी, है ना, कि बस इतने ही स्केल में आपकी जो इनकम है वो यहाँ पर आगे बढ़ने वाली है। तो इसीलिए क्या होता है कि स्किल डेवलपमेंट जो है वो बहुत जरूरी होता है, चीजों के बारे में अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि वुमेन हो गए, एल्डरली पीपल, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनको कोई जैसे टीबी वगैरह की बीमारी हो गई, है ना, जैसे आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, तो उनको यहाँ पर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि या तो दो कारण हो सकते हैं, या तो आपके आसपास जो है वो हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, या तो आपकी इतनी इनकम नहीं है कि आप उनको ट्रीटमेंट यहाँ पर करवा सकें। एंड फीमेल इन्फेंट्स आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेस अवेलेबल टू द फैमिली। तो यहाँ पर क्या है कि महिलाएं, ठीक है, फिर उसके बाद एल्डरली पीपल, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और जो यहाँ पर छोटी छोटी लड़कियां हैं, ठीक है, इन्फेंट्स हैं, फीमेल इन्फेंट्स, उनको आप यहाँ पर क्या करते हो कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते हो, है ना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। देयरफॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो ऐसे लोगों को हम यहाँ पर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कहते हैं। जैसे आपको स्टोरी में ये भी बताया गया था, है ना, कि वो जो पर्सन था वो यहाँ पर क्या करता था कि वो दूध वगैरह लेकर आता था, है ना, लेकिन वो दूध किसको मिलता था? केवल उसका जो छोटा बेटा था उसको ही दिया जाता था, और उसकी जो बेटियां थी उनको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता था। तो काफी सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22। व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर द लेस इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि गरीबी हटाओ जो प्रोग्राम्स होते हैं, गरीबी को खत्म करने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पर कहते हैं। तो अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये क्या है, ये कि लेस इफेक्टिव है, क्योंकि हमारे देश में काफी सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए गए। अगर उनका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता, इफेक्टिव तरीके से उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जो है वो बदलती हुई दिखाई देती, है ना। और ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है कि गरीबी कम हुई है, लेकिन नंबर जो है वो यहाँ पर कम नहीं हुआ है ना, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर भी अगर आप देखेंगे तो मिलियंस में लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर क्या है कि गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। सो इसका कारण यहाँ क्या है? क्योंकि जो यहाँ पर प्रोग्राम्स चलाए गए हैं ये लेस इफेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। तो अब वो लेस इफेक्टिव क्यों है? सो द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आर लेस इफेक्टिव इन इंडिया, दे आर अनेबल टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। ठीक है, मतलब जिस गोल को अचीव करने के लिए उनको बनाया गया था वो चीजें यहाँ पर क्या है कि उन्होंने अचीव नहीं करी हैं। इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, है ना। देखो क्या होता है कि केवल प्लानिंग करने मात्र से जो है वो यहाँ पर काम नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे आप में से भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये सोचते हैं कि इस बार सोशल में जो है 100 में से 100 नंबर लेकर आना है ना। तो केवल सोचने से कुछ नहीं होने वाला है ना। जैसे वो एक हिंदी में कहावत है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, है ना। तो हसीन सपने मतलब यहाँ पर क्या है कि 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे हो आप, है ना, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रोवाइड किए उनको सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे आएंगे 100 में से 100। सो यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो अगर उसमें एक्शन नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। सो देयर ऑल्सो हैज बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स। ठीक है, कि ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स का मतलब है कि स्कीम पे स्कीम, स्कीम पे स्कीम, ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काम करना है। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम्स हैव नॉट फुली रीच टू द पुअर। आज के टाइम पीरियड का क्या होता है कि कई सारी फैमिलीज वगैरह अगर आप देखेंगे तो उनके केस में ऐसा होता है कि उनको उतना ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट जो है उसकी आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, अपनी परिवार के सभी मेंबर्स का राशन कार्ड बनवा लिया, है ना। जरूरत नहीं है, राशन कार्ड गए
पीडीएस से सामान खरीद के लेकर आए, उस खाने को खाएंगे भी नहीं, है ना, लेकिन क्या करेंगे, उसको बेच देंगे। तो जो गरीब व्यक्ति है ना, उसको यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग तरीके से जो स्कीम्स का बेनिफिट होना चाहिए वो मिलता नहीं है। द मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर करप्ट, ठीक है, तो ये भी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ना। तो करप्शन भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता हुआ दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23, व्हाट चैलेंजेस आर अहेड ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी एलिवेशन। तो अगर हम यहाँ पर पॉवर्टी एलिवेशन करना चाहते हैं, गरीबी हटाना चाहते हैं, तो भारत के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो काफी सारी चीजें हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर बोला गया कि देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग स्कीम्स, ठीक है। ओवरलैपिंग स्कीम्स का मतलब यहां पर क्या हुआ कि भाई अगर आप कोई भी स्कीम यहां पर चलाते हो तो एक के बाद एक स्कीम चलाने से कुछ नहीं होगा। एक स्कीम जो है उसको अच्छी तरीके से आप इंप्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, ताकि जो भी आपने डिजायर्ड गोल्स वहां पर उस स्कीम के थ्रू यहां पर सेट किए थे उस चीज को अचीव कर सको। वाइड डिस्पैरिटीज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज इन टर्म ऑफ पॉवर्टी, है ना, कि भाई गांव में गरीबी और शहर में गरीबी, है ना, उसमें भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिलती हैं, तो उनको आप कैसे टैकल करेंगे। वाइड डिस्पैरिटीज बिटवीन द स्टेट इन द टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि गरीबी रेखा को जो है वो उससे बहुत ऊपर निकल कर चले गए। जैसे सदर्न स्टेट्स वगैरह अगर आप देखेंगे, है ना, जम्मू कश्मीर वगैरह देखोगे तो वहां पर क्या है कि गरीबी बहुत कम है। लेकिन अभी यही बिहार में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले जाओ, यूपी में चले जाओ, वहां पर देखोगे गरीबों का नंबर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कि वाइड डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिल रही है ना। डिस्पैरिटीज मतलब जो आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी, ठीक है। जैसे अगर हम देखेंगे एससीज हो गए आपके, है ना, एससी कम्युनिटी वाले लोग, एसटी कम्युनिटी वाले लोग हो गए। फिर उसके बाद जो यहाँ पर कैजुअल लेबरर्स होते हैं, है ना, कैजुअल लेबरर्स का मतलब क्या हुआ कि जो किसी भी तरीके का काम करते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि जो लैंडलेस यहाँ पर फार्मर्स होते हैं, ठीक है। लैंडलेस फार्मर्स का मतलब क्या है कि इनके पास खुद के पास लैंड नहीं है, ये जो दूसरे यहाँ पर किसान होते हैं इनके खेतों में जाकर काम करते हैं। तो अभी वो साल भर थोड़ा ना होगा काम, वो तो खेती का जब टाइम आएगा तभी आपको काम मिलेगा। और ऐसे लोगों का जो नंबर है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो अगर हम यहाँ पर अपने देश में गरीबी को कम करना चाहते हैं तो इनके ऊपर हमको फोकस करने की आवश्यकता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर फोकस करना है और इस तरीके के पॉइंट से आपको सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि सोशल एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है, ठीक है। सोशल जो एक्सक्लूजन यहाँ पर है वो यहाँ पर क्या होता है वो आपको बताना है। So according to this concept, poverty must be seen in poor surrounding with the people excluded from enjoying social equality of better off people in better surrounding, ठीक है। अब देखो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप इसका ऑपोजिट देखोगे तो एक चीज होती है इंक्लूड करना, ठीक है। जैसे आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में देखेंगे तो सबका साथ सबका विकास, ठीक है, इसकी बात यहाँ पर होती है। लेकिन अगर आप सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे हो इसका मतलब है कि सोशली एक्सक्लूड कर रहे हो। जैसे गरीब व्यक्ति यहाँ पर क्या होता है कि उसकी सराउंडिंग अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर क्या है कि वो जो है वो गरीब व्यक्तियों के साथ ही रहता है, ठीक है। आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि जैसे रिच पर्सन है ना, उनके बीच में यहाँ पर क्या है कि कोई गरीब व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है, तो उनकी सराउंडिंग कैसी होती है, सराउंडिंग यहाँ पर जो है वो डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन पुअर सराउंडिंग्स विद अदर पीपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉयिंग सोशल इक्वेलिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन द बेटर सराउंडिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सामाजिक यहाँ पर इक्वेलिटी आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब कई सारे समाज के ऐसे लोग हैं जो गरीब व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो सामाजिक यहाँ पर समानता होती है वो देखने को नहीं मिलती है ना, कि भाई तुम गरीब हो तुम नहीं कर सकते हो ऐसा, इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को समझ गए तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी को सोशली यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया है ना, उसको अलग अलग तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से वो गरीब हो सकता है ना, कि भाई आपने क्या कर दिया, मुझे अलग कर दिया, है ना, जो भी अपॉर्चुनिटीज आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं मुझे नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मैं जो है वो यहाँ पर क्या है कि अब क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल ही नहीं रही है तो मैं गरीब हो सकता हूँ, या मैं गरीब हूं इसलिए मैं भी यहाँ पर जो है वो सोशली एक्सक्लूड यहाँ पर किया जा सकता हूँ। तो दोनों चीजें यहाँ पर है, तो कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है और आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कॉज भी हो सकता है। ब्रॉडली इट इज द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर्स एंजॉय। मतलब बाकी लोग जो यहाँ पर अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं या अपॉर्चुनिटीज जो दूसरे लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं, आप यहाँ पर एंजॉय नहीं कर पाते हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सोशल एक्सक्लूजन यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ऐसे यहाँ पर डिफाइन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए।
हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ लिंक्ड विद द पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया, है ना। अगर कहीं पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिलेगी तो वहां पर क्या है कि पॉवर्टी जो रिडक्शन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कैसे यहां पर इंटरलिंक्ड है ना, ये आप समझाइए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब यहां पर होती है, जब भी यहां पर आर्थिक विकास आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको वाइड होती हुई दिखाई देती हैं एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी ऐसा लगेगा कि भारत में जो है यार मतलब अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, या इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो बाहर से जो लोग हैं, है ना, या जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि मतलब अब यहां पर क्या है कि सिचुएशन बहुत खराब है, तो अभी सिचुएशन अगर खराब होगी, जैसे कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो कई जगह पर वॉर वगैरह की सिचुएशन है, तो वहां के मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना करेंगे। लेकिन जब इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी तो ह्यूमन जो डेवलपमेंट होता है या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, जैसे केरला ने किया, एजुकेशन हेल्थ वगैरह के ऊपर फोकस करना, तो वो चीजें होंगी। दिस ऑल्सो इनकरेज पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड टू द स्कूल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर होगी, ठीक है, तो ग्रोथ जब यहां पर होगी तो इनकम आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, है ना। और जब इनकम यहां पर बढ़ेगा तो आप ये कह सकते हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल यहां पर चेंज होगी, है ना, लोगों का माइंडसेट यहां पर चेंज होगा। पीपल ऑल्सो टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, तो लोगों को एजुकेशन वगैरह जो है उसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज भी मिलेगी। बाय गेटिंग एन एजुकेशन चिल्ड्रन बिकम गुड ह्यूमन रिसोर्स एंड एन एसेट ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब उनको हेल्थ मिल रही है, जब अच्छी एजुकेशन यहाँ पर मिल रही है, तो इससे क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी इंसान को, है ना, वो कहीं पर भी किसी भी देश में हो, अगर आप उसको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, उसके साथ ही साथ अगर उसको एक अच्छा हेल्थ यहाँ पर सिस्टम प्रोवाइड करते हो, उसको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हो, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर क्या है कि किसी भी कंट्री, फैमिली के लिए, समाज के लिए वो एक एसेट की तरह काम करेगा और देश के डेवलपमेंट में भी यहाँ पर फोकस करेगा। सो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी यहाँ पर क्रिएट होती हैं, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये पॉइंट भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई है ना, डिमांड और सप्लाई, इसके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो इससे क्या है कि आप कह सकते हैं कि इनकम वगैरह इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डिस्क्राइब द पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया। भारत में जो गरीबी का यहाँ पर ट्रेंड है ना, कि कैसे कम हुआ, कैसे ज्यादा हुआ, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें आपको नंबर्स, फिगर्स जो है वो यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे कि तो भारत में क्या है कि सब्सटेंशियल डिक्लाइन जो है वो पॉवर्टी में देखने को मिलेगा, मतलब भारत में जो गरीबी है वो यहाँ पर कम हुई है। जैसे अगर आप 1993 में देखोगे तो 45% जो हमारी पॉपुलेशन थी, है ना, वो गरीब थी, है ना। मतलब अगर 100 लोग अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 100 में से 45 लोग जो थे वो गरीब थे 1993-1994 में। लेकिन 2004-5 में अगर आप देखोगे तो 37.2 हो गया, मतलब कि डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है। द पोर्शन या प्रपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फर्दर कम्स डाउन टू अबाउट 21.9% इन 2011-12, है ना। मतलब 2004-5 में देखेंगे तो 37.2% था और 2011-12 में अगर आप देखोगे तो करीब 21.9% है। इफ द ट्रेंड कंटिन्यूज पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस देन 20% इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर। अगर इसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिला तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगले कई सालों में जो है हम देख सकते हैं कि हमारे देश में जो गरीबी है वो 20% से कम यहाँ पर हो जाएगी। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन डिक्लाइन इन द अर्लियर 2 decades, the number of poor declined from 407.1 million in 2004 से 269.3 million in 2011-12 with an average annual decline of 2.2 percentage point during 2004-5 to 2011-12। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर हम 2004-5 में देखेंगे तो 407.1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। तो इतने लोग जो थे वो यहाँ पर क्या थे, गरीबी रेखा के नीचे थे। 2011-12 में 269.3 मिलियन थे, है ना। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो 2004-5 से 2011-12, है ना, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो टोटल जो आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया, ये 2.2% का डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। तो ये चीज आपको यहां पर बताई जा रही है। तो इसमें आपको नंबर्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें पूछा ही गया है कि पॉवर्टी ट्रेंड जो है वो आप यहां पर बताओ कि भारत में कैसा रहा है। तो इस तरीके से इस चीज को आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ग्लोबल पॉवर्टी जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में आपको बताना है ना। इसमें लैटिन अमेरिका में कैसा था, साउथ ईस्ट एशिया में कैसे आगे बढ़ा, है ना, ये सब चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिला और यहाँ पर मैसिव इन्वेस्टमेंट आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में देखने को मिला। तो एक तो यहाँ पर चाइना और साउथ ईस्ट एशिया मतलब आसियान कंट्रीज,
जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, है ना, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, फिर उसके बाद फिलीपींस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की जो कंट्रीज हैं ये आपको साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप चाइना में ही देखोगे, सो नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 85% इन 1981 टू 14% इन 2008 एंड 6% इन 2011, ठीक है। ये देखो ये 2011 आएगा इसमें, ठीक है। सो 2011 में यहाँ पर क्या हुआ कि नंबर कम हो गया। देखो अगर हम देखेंगे तो चाइना और भारत को एक टाइम पर ही यहाँ पर लगभग आज़ादी यहाँ पर मिली थी, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर चाइना कितना आगे बढ़ चुका है और भारत अभी भी यहाँ पर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखना है। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, है ना, साउथ एशिया में देखेंगे प्यारा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन हैज नॉट बीन एज रैपिड, ठीक है। मतलब डिक्लाइन यहाँ पर भी हुआ लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना चाइना वगैरह में आपको देखने को मिला। सब सहारन अफ्रीका में पॉवर्टी इनफैक्ट रोज फ्रॉम 51% इन 1981 टू 47% इन 2008। मतलब वहां पर क्या है कि गरीबी वगैरह आपको थोड़ा बढ़ती हुई भी देखने को मिलेगी। लैटिन अमेरिका में क्या है कि जो पॉवर्टी है वो रिमेन सेम है। लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो सेंट्रल अमेरिका वगैरह कंट्रीज हैं वहां पर सेम है। इट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 11% इन 1981 टू 6.4% इन 2008, ठीक है। पॉवर्टी हैज ऑल्सो रिसर्फेस इन द सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज जैसे रशिया वगैरह में। सो अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वेयर ऑफिशियली इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंट अर्लियर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर क्या था कि गरीबी वगैरह नहीं थी, लेकिन अब कुछ सोवियत कंट्रीज वगैरह हैं, सोशलिस्ट कंट्रीज वगैरह, वहां पर आपको जो गरीबी है वो यहाँ पर रीसर्फेस होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब दोबारा यहाँ पर गरीबी आपको ट्रेंड देखने को मिलता है। तो ये आपके बुक में लिखा हुआ है, तो उसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना है। तो ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स के ऊपर भी क्वेश्चन पहले यहाँ पर पूछा जा चुका है। नरेगा के ऊपर आपको यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। सो प्रेजेंटली इट इज नोन एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। पहले इसका नाम नरेगा था, 2009 में इसका नाम जो है वो मनरेगा यहाँ पर कर दिया गया। इसमें यहाँ पर क्या है कि इसमें एम यहाँ पर ये है कि 100 दिन का जो है वो यहाँ पर रोजगार आपको देखने को मिलेगा, वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज, ठीक है। ताकि यहाँ पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा तो 100 दिन की इनकम मिलेगी, और 100 दिन की इनकम यहाँ पर मिलेगी तो क्या होगा कि जो रूरल लाइवलीहुड है वो यहाँ पर चीजें इंश्योर होती हुई दिखाई देगी। इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मनरेगा वगैरह में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर क्या है कि अनस्किल्ड वर्क होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह लगाना, है ना, जैसे नहर वगैरह की खुदाई करना, इस तरीके के काम आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें याद रखिएगा जितने भी जॉब्स यहाँ पर होते हैं ना उसमें से 1/3 जो है वो रिजर्व हैं, किसके लिए, महिलाओं के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा एक बात ये ध्यान रखना कि मनरेगा जो है ना वो केवल रूरल एरियाज के लिए, लेकिन गरीबी जो है वो यहाँ पर क्या है कि अर्बन एरियाज में भी है। तो कई बार ये भी डिमांड उठती है कि मनरेगा जो है ना वो अर्बन एरियाज में भी यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, है ना, मनरेगा को जो है वो अर्बन एरियाज में स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इससे क्या होते हैं कि इससे एसेट्स बनते हैं, है ना, जैसे तालाब वगैरह बन गए, नहर वगैरह बन गई, रोड वगैरह बन गया, प्लांटेशन वगैरह हो गया। तो आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है, शहर में इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिकॉज शहर में भी अगर आप देखोगे तो गरीबी आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पॉवर्टी इज अ कर्स अपॉन ह्यूमैनिटी, है ना, मतलब कि गरीबी जो है वो मानवता के ऊपर एक श्राप है ना, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो गरीबी मानवता के लिए अभिशाप है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि गरीब अगर कोई व्यक्ति है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती है वो चीज़ें आपको बतानी चाहिए जो सभी मानव को मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो देखिए पॉवर्टी अगर यहाँ पर देखेंगे तो इट लीड्स टू हंगर, है ना, भुखमरी आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब हंगर वाली सिचुएशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे लैक ऑफ शेल्टर, है ना, कई लोग यहाँ पर क्या होते हैं कि अपना घर वगैरह भी यहाँ पर नहीं बनवा पाते, उनके रहने की व्यवस्थाएं जो हैं वो भी अच्छी नहीं होती हैं। दे लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन एंड इनवाइट होस्ट ऑफ डिसीजेस, ठीक है, मतलब अगर आप देखेंगे तो अनहाइजीनिक कंडीशंस मतलब कि साफ सफाई वाले जगह होती है वहां पर नहीं रहते, और जिसकी वजह से काफी सारी डिसीजेस वगैरह भी यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती हैं। दे लैक इन मेडिकल फैसिलिटीज एंड डाई ऑफ डिसीजेस इन वांट ऑफ टाइमली एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कई बार बीमारी वगैरह हो जाती है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज या तो अवेलेबल नहीं होती है या तो वो यहाँ पर बियर नहीं कर सकते हैं, है ना, कि हॉस्पिटल जा नहीं सकते क्योंकि उस खर्चे को यहाँ पर जो है वो कर नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी डेथ भी हो जाती है। सो पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस, ठीक है, कि गरीब व्यक्ति के साथ जो यहाँ पर दूसरे लोग होते हैं जो बिहेवियर यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या होता है कि वो भी आपको सही देखने को नहीं मिलता है।
सो दे लिव विद द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि उनको पता है कि हमको सहायता की जरूरत है, हम चाहते हैं कि हमारी कोई हेल्प करे, लेकिन कोई हेल्प करने वाला होता नहीं है। पुअर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, ठीक है। मतलब पुअर पेरेंट जो है वो अनेबल है, वो अपने बच्चों को स्कूल वगैरह नहीं भेज पाते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, है ना, उनको हम जिस तरीके का लाइफ यहाँ पर जी रहे हैं वो यहाँ पर इस तरीके की लाइफ ना जी पाए, लेकिन उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है। तो इन सब बेसिस पे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पॉवर्टी जो है वो यहाँ पर क्या है, वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट आपको देखने को मिलती है, मतलब कि कर्स अपॉन ह्यूमैनिटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। व्हाई डज द पॉवर्टी लाइन वेरी विद टाइम एंड प्लेस, है ना। कई बार आपने सुना होगा कि पॉवर्टी लाइन जो है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है कि वो आप ये कह सकते हैं कि प्लेस के साथ और समय के साथ जो है वो बदलती रहती है। इसका कारण क्या है ना, अब ये बताना है। देखिए, आप पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि किसी भी इंसान को अगर हम देखेंगे, उसको हम यहाँ पर गरीब कह रहे हैं या अमीर कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन या अबव पॉवर्टी लाइन कह रहे हैं, तो उसके लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पर सेट कर दिया गया है कि भाई ये मिनिमम लेवल है, ताकि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो हम यहाँ पर फुलफिल कर सकें। What is necessary to satisfy basic needs is different at different times and in different countries, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भारत में अलग हो सकती हैं, है ना, यूएसए में अलग हो सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया में अलग हो सकती हैं, चाइना में अलग हो सकती हैं। तो सब जगह पर वो चीजें क्या करती हैं, बेसिक नीड्स जो हैं वो वेरी करती हैं। दैट इज वाई पॉवर्टी लाइन में वेरी विद द टाइम एंड प्लेस। इसी वजह से जो पॉवर्टी लाइन है वो यहाँ पर आपको बदलती हुई दिखाई देती है। Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social lines, ठीक है, मतलब सोशल नॉर्म्स। तो सभी कंट्रीज का एक यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन या एबो पॉवर्टी लाइन जो है वो डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल दिया है कि अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूएसए मे बी कंसिडर्ड पुअर, बट इन इंडिया ओनिंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी। कि जैसे मान लीजिए कि अगर भारत में अगर आप देखोगे तो यहां पर बोला जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूएसए मे बी कंसीडर्ड पुअर, ठीक है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि अगर किसी के पास कार है तो उसको यहां पर माना जाता है कि भाई ये अमीर व्यक्ति है, इसके पास कार आपको देखने को मिलेगी। तो समय के साथ चीजें जो है वो डेवलप होती हैं, चेंज होती हुई दिखाई देंगी। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया on minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medicational requirement etc. are determined for the subsistence, ठीक है। मतलब अगर जीवन जीना है तो ये सब चीजें यहाँ पर आवश्यक होंगी, और इन चीजों के जो दाम वगैरह होते हैं वो कंट्री के हिसाब से, समय के हिसाब से जो है वो चीजें चेंज होती हुई दिखाई देती हैं। पहले के टाइम पीरियड पर 4 लाख 5 लाख रुपए में जो है, आज से करीब 20 से 25 साल पहले की बात अगर हम करें तो 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए में घर आ जाता था। आज के टाइम पीरियड पर 5-6 लाख रुपए में घर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो क्या हो गया कि समय जो है वो बदल गया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि गरीबी जो है वो भी यहाँ पर समय के साथ और प्लेस के साथ जो है वो यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको इस तरीके से पॉइंट जो है वो जस्टिफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। भारत में जो यहाँ पर ये पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट की जाती है, हाउ पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड इन इंडिया एक्सप्लेन, ठीक है। भारत में किस तरीके से जो पॉवर्टी लाइन है उसका एस्टिमेशन होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे देश में जो पॉवर्टी लाइन होता है वो यहाँ पर हम इनकम और कंजम्पशन लेवल के ऊपर जो है वो डिफाइन करते हैं, है ना, कि इनकम कितनी है और लोग कंज्यूम कैसे कर रहे हैं। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नीड्स सच एज क्लोथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ना ये चीज जो है वो कैंसिल कर लेना, क्योंकि 2 जगह पर रिक्वायरमेंट हो गया। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नीड्स सच एज क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एटसेट्रा डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये चीजें जो है वो यहाँ पर आपको आवश्यक देखने को मिलती है, मतलब ये चीजें जो है वो जरूरी हैं। सो दीज आर देन कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू कंज्यूम देम बाय मल्टीप्लाइंग फिजिकल क्वांटिटीज बाय देयर प्राइस इन रुपीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या कर लिया कि भाई हमने ये चीजें यहाँ पर देख ली कि ये चीजें जो है वो सब्सिस्टेंस के लिए हमारे आवश्यक है, जीवन अगर जीना है सही तरीके से तो ये सब चीजें जो है वो आपको बेसिक लेवल पर यहाँ पर देखना आवश्यक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम देखेंगे तो अब इसकी वैल्यू कितनी है ना, मतलब ये जो बेसिक नीड्स है इनको फुलफिल करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है, तो उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रुपीस वगैरह से। सच कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिटरमाइंस द पॉवर्टी लाइन, और इसकी वजह से ये देखने को मिलेगा, अगर हम 2000 के हिसाब से देखेंगे, द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वॉज फिक्स्ड एट ₹328 पर मंथ इन रूरल एरियाज एंड ₹454 फॉर अर्बन एरियाज। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड बाय द NSSO इन इंडिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, ये जो चीजें हैं वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं, और इसके बेसिस पे यहाँ पर क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो लॉजिक यहाँ पर बन रहा है वो हमने यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पर क्या है कि पॉवर्टी लाइन जो है
वो भारत में यहाँ पर एस्टिमेट की जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन जो है ना वो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना है कि हमको कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए, है ना, कि कौन से चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चन अगर यहाँ पर पूछा जाएगा तो हम उसको यहाँ पर किस तरीके से आंसर करेंगे। अगर ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर रहेंगी तो फिर आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जिसमें आपको सभी कंटेंट हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाएगा और हिंदी में ही जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनको हिंदी में भी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर मिल जाए। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस होती हैं वो आपको 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। तो आज ही विजिट करके अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली जो आज क्वेश्चंस हैं उनको वो यहाँ पर प्रिपेयर कर सकें और अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।